हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आप लोग जानते हैं, हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं। आज के क्विज में मेरा रहेगा क्या कि घटना चक्र के बायोलॉजी से हम लोग स्टार्ट करते हैं और धुआंधार सीरीज की तरह हम लोग चलते हैं। इसमें सुनिएगा, क्वेश्चन पर क्वेश्चन होगा आज। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? गठिया रोग जो होता है बाबू, बुढ़ापा में नहीं, पैर से चलने में नहीं बनता है, गठिया रोग हो जाता है। तो वह यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड के जम जाने के वजह से, यानी इकट्ठा हो जाने के वजह से बाबू क्या होता है कि गठिया रोग होता है। यूरिक अम्ल के वजह से, यानी जमाव से, जोड़ पर यूरिक अम्ल अगर यथी हो जाएगा ना, स्टोर हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, जमाव हो जाएगा, तो गठिया रोग पकड़ लेता है। समझ में आ गया? अच्छा सर, गठिया रोग शरीर के जोड़ों में होता है। गठिया रोग शरीर के जोड़ों में, जिससे घूमने में क्या होता है, कठिनाई होता है, दर्द होता है। मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं हो सकता है, जैसे कि भारत में हुआ? तो देखिए, धान की भूसी के तेल मिलावट करा है कि मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण क्या नहीं हो सकता है बाबू? तो धान की भूसी की तेल मिलावट, सरसों के तेल के साइनाइड अंश, अर्जिमोन तेल मिलावट और उजला रंग करने वाली मिलावट, ये सब के वजह से क्या होगा आपको होगा ड्रॉप्सी रोग। लेकिन धान की भूसी के तेल अगर मिलाएंगे ना, तो उससे ड्रॉप्सी रोग नहीं होगा। यानी धान की भूसी से भी जान जाइए कि तेल बनता है। बात समझ में आ गया ना? इसीलिए गौवा के भूसिया, आप लोग समझदार हैं, बोरा के बोरा खरीद कर माल सप्लाई होता है, इससे तेल जी ठीक। भूसी यूर नो, भूसी इज दैट जब चावल इज कुटाइंग ऑन मिल, तब जाके भूसा इज फेंकिंग ऑन दूसरा साइड, ठीक है, तब बोरा इज लगाएंगे और ओकरा के उठाएंगे। चलिए सुनिएगा ध्यान से। एंथोफोबिया निम्न का डर है। चलिए दोस्त, एंथोफोबिया निम्न का डर है। एंथोफोबिया किसका डर है बाबू? तो पुष्पों का। यानी अगर फूल से आपको डर लगेगा तो उसको एंथोफोबिया कहेंगे। अगर पुष्प से डर लगेगा तो उसको क्या कहेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत है? देखिए, वातोत्माद यानी हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो जवान महिलाएं में हिस्टीरिया रोग होता है। ठीक है, किसमें? जवान महिलाएं में। सिलिकोसिस एक है। सिलिकोसिस क्या है बाबू? तो फेफड़े संबंधी बीमारी है। सिलिकोसिस क्या है? तो फेफड़े संबंधित बीमारी है, याद रखिएगा। सिलिकोसिस फेफड़े से संबंधित रोग है। धूल कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाता है। सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने से यह रोग होता है। यानी सिलिकोसिस जो है बाबू, सिलिका की मात्रा अगर श्वास के माध्यम से अगर हमारे फेफड़ा में पहुंच जाता है, तो उसी से क्या होता है? सिलिकोसिस बीमारी होता है। बात समझ में आ गया? सुनिएगा, रक्त अल्पता, लोहे के तत्व की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी होती है बाबू? रक्त अल्पता, इसी को एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया। लोहे से अधिकता से लोहमयता होता है, लोहे की अधिकता से। और सबसे अधिक लोहा किस में बाबू? पालक में पाया जाता है। सबसे अधिक लोहा किस में? पालक में पाया जाता है। ठीक है, महिलाओं के लिए या सभी के लिए पालक आवश्यक है, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होता है और महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा आयरन की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, और क्या सर? तो आयरन के संकेत कितना होता है? Fe होता है। परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक, अंतः संक्रमण तत्व है कौन सा? अंक संक्रमण तत्व कौन है? Fe है, यानी लोहा है। कोई दिक्कत है? लोहे में जंग लगने से उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दादा, लोहे में जंग लगने से उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ के बच्चा जानता है। ग्वाइटर, आयोडीन, हाँ, आयोडीन की कमी। अच्छा, ये बात है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर, घेंघा रोग, घेंघा हाई फूल जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा, तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से। आयोडीन की परमाणु संख्या कौन बता देगा? आयोडीन के परमाणु संख्या
आयोडीन के परमाणु संख्या बताइए कितना होता है जल्दी से। आयोडीन के संकेत क्या होता है? आई होता है। आयोडीन के परमाणु संख्या 53 होता है। ठीक है, 51, 52। ठीक है, विटामिन ए की कमी से बाबू, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन ए सबसे अधिक किसमें? केला में, पक्का हुआ पपीता में, पक्का हुआ आम में विटामिन ए, विटामिन याद रखिएगा। विटामिन ए गाजर में भी विटामिन ए मिलता है। ठीक है, अब सुनिएगा, बेरी बेरी विटामिन बी के कमी के चलते यानी B1 के कमी के चलते क्या होता है? बेरी बेरी। अब विटामिन B1 की अधिकता से हार्ट अटैक। कौन अटैक? तो बैंगन में B1 होता है, बैंगन में B1 बैंगन में ज़्यादा होता है। अगर बैंगन ज़्यादा खाइएगा तो हार्ट अटैक वाला आदमी का बैंगन खाना वर्जित होता है। समझ में आ गया ना? कहें कि उसमें B1 होता है, अब B1 के चलते बेरी बेरी खुजलिया वो करे चलते, यही से जब भी खुजली होगा ना तो डॉक्टरवा कहेगा ना कि आप बैंगन मना कर दीजिए। विटामिन ए के रासायनिक नाम रेटिनॉल, B1 के थायमिन, B2 के राइबोफ्लेविन, B3 के नियासिन, B5 के पेंटाथोनिक, B6 के पैराडॉक्सिन, B7 के बायोटिन, B9 के फॉलिक एसिड, B12 के साइनोकोबालामिन, इसी को B12 कहते हैं। B12 के रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। इसी में कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट ही कैंसर के उपचार में यूज किया जाता है। कोई दिक्कत है? अच्छा सर, कोबाल्ट 60 का उपयोग किस में किया जाता है? कैंसर के उपचार में। ये तो B1 के हो गया। C के एस्कॉर्बिक एसिड, D के रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, E के टोकोफेरॉल, और कौन सा हो गया? के फिलोक्विनोन। ठीक है, के रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। कौन सा ऐसा विटामिन है जो हार्मोन भी है? तो विटामिन डी। विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि हार्मोन भी है। अब विटामिन डी को ही विटामिन ए कहा जाता है। कोई दिक्कत? विटामिन के खोज 1911 में फंक ने किया था। ठीक, चलिए, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से। आयोडीन के परमाणु संख्या 53 होता है। आयोडीन आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती हैं जो पीड़ित होता है तो किससे? घेंघा रोग से। इसी को ग्वाइटर कहते हैं इंग्लिश में। घेंघा रोग को ग्वाइटर कहते हैं। और घेंघा रोग को कई बार लेके घेंघा ना लेकर ग्वाइटर लिख देता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ग्वाइटर रोग कहते हैं इसी को। आयोडीन की कमी से कारण होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को आयोडीन दी जाती है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं तब बेरी बेरी से। यानी पॉलिश किया हुआ अगर चावल आप खाइएगा तब बेरी बेरी रोग से आप ग्रसित होइएगा। यानी विटामिन B1 आपका उसमें अधिकता हो जाता है। बेरी बेरी विटामिन B1 के कमी हो जाता है, सॉरी। अब विटामिन B1 के कमी के चलते क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। सुनिए, बेरी बेरी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली व्याधि है। आपका कौन सा प्रभावित होगा बाबू बेरी बेरी से? तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क, आपका दिमाग प्रभावित होगा, जो मुख्यतः आहार में थायमिन यानी B1 की कमी से होती है। बेरी बेरी B1 की कमी से। अच्छा, पॉलिश किए हुए चावल में थायमिन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। यानी अगर पॉलिश किया हुआ चावल खाइएगा ना तो उसमें थायमिन जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अतः इसका सेवन करने वाले व्यक्तियों में बेरी बेरी रोग होने की संभावना प्रबल होती है। ठीक है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल से कौन सा रोग बाबू? बेरी बेरी। अच्छा, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में कौन विटामिन पाया जाता है? ए, विटामिन ए। बीमारी पता करने के लिए MRI कराया जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, आई से इमेजिंग। MRI कराया जाता है दिमाग का। EEG कराया जाता है किसका? दिमाग का। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसका? ECG कराया जाता है हार्ट के। EEG कराया जाता है मस्तिष्क के। MRI कराया जाता है मस्तिष्क में चोट वोट लग जाएगा ना तो डॉक्टर जाइएगा हॉस्पिटल में, कहेगा MRI रिपोर्ट लाइए जल्दी। तो MRI जब कराइएगा तो आपके सब धड़ के बलवा जो है ना इसमें पूरा ऐसे ऐसे तार कई प्रकार के इसमें लपेटेगा, लगाएगा।
और उसे एमआरआई रिपोर्ट निकालेगा, उसमें बताएगा कि आपके मस्तिष्क में क्या गड़बड़ियाँ हुई है, कहाँ पर चोट लगा है, कोई गिर जाता है या कोई किसी को मार देता है तो एमआरआई डॉक्टर खोजता है, मांगता है रिपोर्ट, एमआरआई में ये पता चलता है। तो यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है बाबू? तो यह चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, इसी को कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तकनीक में चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग कर शरीर के भीतर अंगों के विस्तृत तस्वीर ली जाती हैं। आपके माइंडवे की तस्वीर छप जाएगा। अल्ट्रासाउंड आप लोग जानते होंगे, एक्सरे जानते होंगे, सिमिलरली एमआरआई होता है। जैसे एक्सरे में दिखाई दे देता है ना कि यहाँ पर फ्रैक्चर है, उसी तरीक़ा से मस्तिष्क का एमआरआई कराइएगा तो उसमें फ़ोटो आ जाएगा कहाँ आपका माइंड में फॉल्ट है। जहाँ का टिश्यू प्रभावित होगा वहाँ पर आपका ब्लैक हो जाएगा। समझ में आ गया ना? कुछ ऐसा सिम्टम आ जाएगा जिससे डॉक्टर आसानी से पकड़ लेता है कि यहाँ के टिश्यू प्रभावित हुआ। मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसको आप कभी दान नहीं दे सकते हैं? तो मस्तिष्क। आप दिमाग किसी को दान नहीं दे सकते हैं, बाकी सब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन एकमात्र मस्तिष्क है जो आपका ट्रांसप्लांट नहीं होगा। काहे सर? आँख आपका डोनेट हो जाएगा, आँख किसी को दे दीजिएगा, किडनी दे दीजिएगा, फेफड़ा दे दीजिएगा, हर पार्ट आप डोनेट कर सकते हैं साहब, लेकिन मस्तिष्क नहीं। व्हाई? बिकॉज एक बार टिश्यू मर जाएगा, इसका मस्तिष्क का उ तक मर जाएगा ना। मान लीजिए हमारा डॉक्टर निकाला दिमाग बाहर अगर निकाला तो टिश्यू मर गया, टिश्यू। और जब टिश्यू मर गया तो दोबारा उसका निर्माण नहीं होता है। कोई दिक्कत है? तो कितना आके दिमागमा में चलता है ना कि खोपड़ावा खोल के डॉक्टरवा रख देता है। अरे खोलता है ऊपरे का है, या स्केलेटन जो है ना, इसको खोल के आप कमंडल के ढक्कन खोलकर आप बाहर करती हैं ना, कि पूरा कमंडल के पिनिया खोल के रख देती हैं। गलती कर रहे हैं। अरे बात समझ में आ रहा है ना? तो डॉक्टर आपका यहाँ से हथौड़ी से मार के यहाँ से ही खोलता है, यहाँ से बैठाया गया है, यहाँ से खुलता है, और केवल स्केलेटन इसको जो है ना ऊपर ऊपर का कौन है ये, किस हड्डी का बना रहता है? क्रेनियम खोल जो होता है ना, इसमें बंधा रहता है हमारा मस्तिष्क, तो इसको कबार के निकाल देता है। अब बाकी जो मेन गुदा मलाई है सब, थैलेमस हाइपोथैलेमस, ये सब उसी में रहता है। कोई दिक्कत है? चलिए, तो एमआरआई जान गए। चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का इसमें प्रयोग होता है। किसमें? एमआरआई में। एमआरआई किसका होता है बाबू? तो मस्तिष्क का। ईईजी किसका होता है? डबल ईजी, ईईजी किसका होता है? मस्तिष्क का। ईसीजी पूछ देगा किसका होता है? हार्ट का। समझ में आ गया ना? हृदय का। अच्छा, मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है बाबू? खोपड़ी में 8, खोपड़ी में 14, चेहरा में 6 गो, कान में एक हायर्ड जो इधर फेफड़ा के साइड में ये लगा रहता है। यानी टोटल अगर कहे कि सिर में हड्डियों की संख्या 29, एगो हाथ में 30 गो है, हाथ में 30 दूनी, एगो पैर में 30 गो, दूसरा पैर में 60, 120 हो गए ले। तो अक्षीय उपांगी की संख्या कितना होता है? 80। अनुबंधीय के 120 होता है। ठीक है, अब बाकी सब होता है। कितनी जोड़ी कशेरुकियाँ पाई जाती है बाबू? तो 33। ठीक है। और आपको पसलियों की संख्या कहेगा तो 12 जोड़ी या 24। मांसपेशियों की संख्या 639। कितना मांसपेशी? 600। कान के हड्डियों के नाम क्या है? मेलियस, इनकस, स्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेप्स, सबसे बड़ी हड्डी जांघ की फीमर, जांघ की हड्डी। कोई दिक्कत है? चलिए, एमआरआई निम्न में से क्या तात्पर्य है बाबू? तो एमआरआई के फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यूपीपीसीएस सब क्वेश्चन पूछा है। बीएमडी परीक्षण पहचानने के लिए किया जाता है। देखिए आ गया, बीएमडी परीक्षण पहचानने के लिए किया जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस को, यानी बीएमडी परीक्षण बाबू किसको परखने के लिए किया जाता है? परीक्षण करने के लिए तो ऑस्टियोपोरोसिस को, यानी ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है अस्थि रंध्रता को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। इस रोग की पहचान के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है बाबू? तो ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है, हड्डी का एक
रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, यानी हड्डी आपका फ्रैक्चर टूटने की खतरा बढ़ जाता है ऑस्टियोपोरोसिस में। इस रोग में अस्थि खनिज घनत्व यानी बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाता है, यानी बीएमडी की मात्रा कम हो जाता है, जिससे हड्डी आपका नष्ट भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। यानी खुद ब खुद आपका हड्डी टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, लोड पड़ेगा मार देगा। बात समझ में आ गया ना, कहना चाहते हैं जो। और सबसे कमज़ोर हड्डी कहाँ के होता है हमारे शरीर के? हंसली के हड्डी, हंसिया के हड्डी, यहाँ के तब दे टूट जाएगा, सबसे कमज़ोर हड्डी। और सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी, जबड़े की हड्डी। कोई दिक्कत? बीएमडी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस रोग के परखने के लिए किया जाता है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है तो अस्थिर अंधता हेतु, देखिए हिंदी में एक जगह पूछ दिया है, एक जगह इंग्लिश में नाम दे दिया है, तो दोनों जानिए। बीएमडी परीक्षण का पूरा नाम क्या है? तो बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, ये सब बात याद रखिएगा, बोन मिनरल डेंसिटी बीएमडी। टाइफाइड के जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विडाल टेस्ट का। टाइफाइड के जांच के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया के लिए कोई किट्स का प्रयोग किया जाता है, किट का, ठीक है, किसका? मलेरिया के लिए। मलेरिया उन्मूलन 2030 है, टीबी उन्मूलन 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा में स्वतंत्र कब? 2047 और 2070 तक कार्बन न्यूट्रल, शून्य कार्बन, ठीक है, शून्य कार्बन उत्सर्जन। और शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? जितना कार्बन निकला उतना उसका, हाँ, यानी जितना कार्बन हम इमिटेड किए यानी उत्सर्जित किए उतना को हम एब्जॉर्ब कर लें। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम हमसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, तो हम ऐसा चीज़ करें कि 100 ग्राम हम पुनः क्या करें, उसको स्टोर भी कर लें, तो इसी को कहते हैं शून्य कार्बन उत्सर्जन। और लड़का मार के कहा आएगा पेपर में कि शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब होता है कि बिल्कुल कार्बन नहीं उत्सर्जित करना, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, बिकॉज सांस लीजिएगा तब वो कार्बन डाइऑक्साइड छूटेगा, और कहाँ कहाँ से छूटता है हम नहीं कहेंगे, आप लोग खुद समझदार हैं। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो मधुमेह। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है बाबू? तो मधुमेह के लिए। किसके? मधुमेह रोग, इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिका से, नहीं, अग्नाशय के बीटा कोशिका से। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है? तो अग्नाशय। अग्नाशय जो है एक मिश्रित ग्रंथि। अगर इसके बाद पूछ दे कि कुछ मात्रा मिश्रित ग्रंथि का कार्य कौन करता है, तो यकृत। अगर कहेगा कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, तो जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करता है, जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। हार्मोन का स्राव बाबू नलिका के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि किससे होता है? हार्मोन का स्राव नलिका के माध्यम से होता है। एंजाइम का स्राव क्या होता है? श्वेत ग्रंथि। एंजाइम का स्राव नलिका द्वारा होता है। एंजाइम का स्राव नलिका द्वारा होता है, जबकि हार्मोन का स्राव नलिका द्वारा नहीं होता है, यह रक्त में विलीन हो जाता है, ठीक है। एंजाइम का स्राव किससे होता है? नलिका से, जैसे श्वेत ग्रंथि, ठीक है, अश्रु ग्रंथि। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है। अरे बाप रे, मयो गे मयो, ये कौन बीमारी है? समझ रही हैं? यानी जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि उसे कब भोजन करना रोक देना चाहिए, वह बीमारी बुलुमिया कहलाती है। क्या कहलाती हैं? बुलुमिया। खैले जाता पते नहीं के चलत कि कब बंद करें। समझ में आवता? खाना खैले जाता, रोकते नहीं खेऊ, और आवे दे अब पता चल कि फेंकता, कोई दिक्कत है तो ओकरा अंदाजा ना मिली तो ओकरा कह जाला बुलिमिया बीमारी से पागल बा, ग्रसित बा। कौन से? बुलिमिया से। बलमुआ से याद कर लेना, बुलिमिया, ठीक है। तो बुलिमिया से उका है, ग्रसित है। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्त से होता है? तो कैडमियम के कमी के कारण क्या होता है बाबू?
इटाई इटाई कमी के कारण, अधिकता के कारण, यानी इटाई इटाई रोग कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तता से होता है। सर्वप्रथम यह रोग जापान के टोयागा प्रांत में देखा गया था। इटाई इटाई रोग शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? तो सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इसके स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना, इसी को शरीर में कैंसर कहते हैं। समझ में आ गया ना? यानी सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, यानी सेल की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि होगा। किस में? सेल की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि होगा, ठीक है, अस्थि कैंसर हो जाएगा। तो इसे स्वास्थ्य सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु का होना। हाँ, ई कैंसर है। रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है बाबू? तो बता दिए, नाइट्रेट की अधिकता से। कोई दिक्कत है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? यानी पोटेशियम का अगर कमी हो जाएगा, पोटेशियम के परमाणु संख्या 19, इसका संकेत के होता है, ठीक है। यानी अगर पोटेशियम के अल्पता हो जाएगा, कमी हो जाएगा, तो उसे निम्न रक्तचाप हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यही से मुर्गा आ खसी बने तो में खड़े लहसुन फेंक देनी, लहसुन फेंक देनी। एक से क्या हो कि ब्लड प्रेशर तहार कंट्रोल में रही, कम ना हो। यही से बूढ़ा व्यक्ति के तनी गरमा गरम खियनी, बीपी ठीक रही। ऐसे तो बीपी बुढ़ापा में क्या होता है? बुढ़ापा में बढ़ जाता है। तो लहसुन के ढेरी कम, ठीक है, चुभलाने के लिए। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। पोटेशियम खनिज क्या है बाबू? आवश्यक है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है। ध्यान से सुनिएगा, बीटा ब्लॉकर एक क्या है बाबू? औषधि है। किसके बचाने हेतु? तो हृदय घात यानी हार्ट अटैक से बचाने के लिए बीटा ब्लॉकर एक औषधि है। क्या है? एक औषधि है, हार्ट अटैक बचाने के लिए। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। देखिए, हृदय के अगर लहसुन प्याज ये सब खा रही हैं आप, तो इस सब से आपका हृदय के धड़कन कंट्रोल में रहेगा, ठीक है, लाभदायक भी होता है, याद रखिएगा। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर क्या है? गोल्डन आवर, तो देखिए हृदय घात से संबंधित है। गोल्डन आवर का संबंध हृदय घात से संबंधित है। दिल का दौरा पड़ने यानी हार्ट अटैक के समय पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। अरे बाप रे बाप, सुनहला रे साला, यानी मौत इंतजार करा था और गोल्डन आवर ओकरा के नाम दिहल गइल बा। समझ रहे हो बात के? यानी हार्ट अटैक के प्रथम आवर को, पहला घंटा को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अब बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, तो हृदय घात की औषधि है। अब पोटेशियम की मात्रा अगर शरीर में ठीक ठाक रहेगा तो हार्ट अटैक आपको नहीं आएगा, यानी हृदय धड़कन की नियंत्रित रहेगा, ठीक है। लहसुन वसुन तनी मनी पोटा खाना चाहिए। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक मानव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो गुर्दे पर। अरे बाप रे बाप, साहब समझ रही हैं? यानी लंबा समय तक अगर आप भूखती हैं, उपवास रखते हैं, तो आपका किडनी प्रभावित होता है, किडनी पर प्रभाव पड़ता है। जी देखो, गुर्दे पर, किडनी। इसीलिए डॉक्टर कह रहा है, बार बार चेता रहा है कि आप मुंह धोइए, खाना 8-9 बजे के करीब खा लीजिए खाना। बार बार धीरा रहा है। खास करके औरतें क्या हो रही है कि इससे प्रभावित हो रही हैं। कारण क्या है कि हम पूजा करम तो खाइम, पूजा उजा क के नहा के, तब नहाए में क्या हो जाता है कि पूरा घर के काम क के तब नहा के तब अगरबत्ती तब दीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो दिखावे में अगरबत्ती, पता चला था कि किडनी बार दे अगरबत्ती होने, ठीक है। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति निम्नलिखित में से किस अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना है बाबू? तो वृक्क। अरे बाप रे बाप, सुनिएगा, अगर मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है ना, तो समझिए कि आपका किडनी फेल होने की संभावना है। किडनी फेल होने की संभावना है। अब एल्बुमिन आता है, सवाल कि क्या है सर? तो सुनिएगा ध्यान से।
मूत्र में सामान्यतः 95% जल होता है, 3% अनावश्यक लवणों के आयन होते हैं, 2.6% यूरिया होता है और 0.3% क्रिटीन होता है। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं मिलान। कोबाल्ट 60 का उपयोग बाबू कैंसर में किया जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि की सक्रियता से, आयोडीन 131, आयोडीन आ गया थायराइड ग्रंथि से, समझ जाइए। सोडियम 24 यानी सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है रक्त व्यतिक्रम में सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर की पहचान के लिए, ट्यूमर रोग, अरे ब्रेन ट्यूमर, बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक बीमारी है, भगवान न करे किसी को ब्रेन ट्यूमर की पहचान के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। ये सब बीमारी है साहब, नाना प्रकार की बीमारी है, नानी प्रकार के नहीं। ट्यूमर की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74। सुनिए, गोल्ड 198 सोने का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। यानी गोल्ड 198 है ना बाबू, इसका एक सोना के रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। आइसोटोप माने समझ रही है ना, समस्थानिक है, जिसका प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। किसका? तो गोल्डन 198 का। ठीक है। अब फास्फोरस 32 का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो श्वेत रक्तता का उपचार में किया जाता है। आयोडीन 131 बता दिए थायराइड के दुर्व्यवहार में, और कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर में। चलिए, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का उपयोग रक्त प्रवाह की गति मापन के लिए किया जाता है। यानी हमने के शरीर में कितना स्पीड से रक्त का फ्लो होता, ब्लड के फ्लो हो रहा है, उसके मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए, ओंकोजीन संबंधित है किससे बाबू? तो कर्क रोग से। ओंकोजीन किससे संबंधित है? कर्क रोग से संबंधित है ओंकोजीन, याद रखिएगा। और ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी में किया जाता है। ठीक है। ओंकोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर यानी कर्क रोग, देखिए कैंसर को ही कर्क रोग कहते हैं, याद रखिएगा। कैंसर यानी कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। कर्क रोग के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है तो गामा किरणें का, और गामा किरणें का उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। ठीक है। यानी कोबाल्ट 60 का उपयोग बाबू अस्थि कैंसर में किया जाता है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो आर्सेनिक 74, यानी आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है बाबू ट्यूमर में। किसमें? ट्यूमर के संसूचित करने में किया जाता है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। यानी फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का उपयोग किस में किया जाता है? तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किया जाता है। रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया कहते हैं। रक्त के कैंसर को क्या कहते हैं बाबू? ल्यूकेमिया कहते हैं। कि रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है कौन सा? तो रक्त कैंसर में बताइए, ल्यूकेमिया में कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो रक्त कैंसर में बताइए, रेडियो फास्फोरस तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया में किया जाता है। यानी फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का उपयोग किस में किया जाता है? दोनों का ल्यूकेमिया में। अब ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। अगर ब्लड कैंसर हो गया तो बहुत बचना नामुमकिन होता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है ब्लड कैंसर, क्योंकि आपका इसमें ब्लड में इतना टिश्यू तीव्र गति से फैलता है ना, पूरा ब्लडे को आपको सर्कुलेट कर देगा। अब कितना ब्लड को निकालेगा, प्यूरिफाई करेगा, कुछ ना कुछ टिश्यू सटिए जाते हैं इधर उधर, पूरा शरीर में तो पानी होगा नहीं। समझ में आ रहा है ना बाबू? चलिए दोस्त, तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर में किया जाता है? तो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का उपयोग। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो इंफ्रारेड, यानी इंफ्रारेड रेडिएशन का उपयोग अगर मांसपेशियों में आपका दर्द हो रहा है ना, तो उसके उपचार के लिए किया जाता
है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है। कैसा कैंसर है बाबू? ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो किसकी? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं के, यानी WC खूब बढ़ने लगेगा, यानी WBC श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में क्या होने लगती हैं? वृद्धि होने लगती हैं। यानी ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है जिसे रुधिर में WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पाद कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो सी आयनीय विकिरण। आयनीय जो विकिरण है ना बाबू, यह एक प्रकार के कर्क कर सकता है, यानी कैंसर भी उत्पन्न कर सकता है, उसे ठीक भी कर सकता है। सुनिएगा, आयनीय विकिरण वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार भी कर सकता है। चलिए दोस्तों, यहीं पर क्विज को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस क्विज में आपको बहुत क्वेश्चन सीखने को मिला होगा और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही प्यार दुलार बरसाते रहिएगा, देखते रहिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।